नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन। तो ये जो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम भी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एग्जाम में आपसे कंडीशन फॉर ऑसिलेशन भी पूछ सकता है, या जो मैं अभी इंपॉर्टेंट नाम डिस्कस करने वाला हूं उसके थ्रू भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्क हुसैन कंडीशन। तो ये कंडीशन होती क्या है बेसिकली, तो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है ए बीटा इक्वल टू 1। तो अगर ए बीटा इक्वल टू 1 हो जाए तो आप बोलते हैं कि ऑसिलेटर जनरेट्स इट्स इनपुट बाय इटसेल्फ। तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं होगा, इनपुट आप दे नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी इनपुट तो होना ही पड़ेगा ना, अगर आपको आउटपुट चाहिए तो जब तक इनपुट नहीं होगा आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। तो ए बीटा इक्वल टू 1 वाली कंडीशन की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर बीटा जो है, ए तो आपका चलिए ओपन लूप गेन है, लेकिन जो बीटा है जो फीडबैक नेटवर्क है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग यहां पर। तो इन केस ऑफ ऑसिलेटर फीडबैक नेटवर्क कंटेन्स रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव मींस इंडक्टर और कैपेसिटर। तो फीडबैक एलिमेंट कंटेन्स रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर फीडबैक एलिमेंट आपका या फीडबैक नेटवर्क आपका रिएक्टिव एलिमेंट कंटेन करता है तो उस केस में होगा क्या कि रिएक्टिव एलिमेंट जो है मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने की चांसेस होंगी। तो उस केस में होगा क्या कि वो रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, जो ट्यून्ड सर्किट होते हैं बेसिकली, तो हर एक फ्रीक्वेंसी पर आपको ए बीटा इक्वल टू 1 मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो एक किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ही ए बीटा आपको 1 देता है, जिस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट आपके फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं, आपको ये बात समझनी होगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर आपको ए बीटा इक्वल टू 1 मिल जाए उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलोगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑसिलेटर फीडबैक नेटवर्क कंटेन्स रिएक्टिव एलिमेंट, सो ए बीटा इज इक्वल टू 1 फॉर वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एफ नॉट से शो करेंगे अपने कैलकुलेशन के टाइम पे। सो ए बीटा इक्वल टू 1 फॉर वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है हमारी एफ नॉट, उसका एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है, आगे जाके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है वो फ्रीक्वेंसी जिस पर ए बीटा इक्वल टू 1 आप अचीव करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। यहां पर अगर आप देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि बीटा जो है वो रिएक्टिव एलिमेंट से मिलकर बनता है, उसमें रिएक्टिव एलिमेंट भी होते हैं। तो रिएक्टिव एलिमेंट आप जानते ही हैं कि जो इंडक्टर का इंपेडेंस होता है वो जे ओमेगा एल होता है, कैपेसिटेंस का 1 जे ओमेगा सी होता है, मतलब आपको पता है कि आपको फिर इमेजिनरी टर्म भी मिलेगा। देखिए रेजिस्टेंस भी होते हैं, तो रेजिस्टेंस आपका रियल पार्ट शो करेगा और आपका रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो इमेजिनरी पार्ट शो करेंगे, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर देखने को मिलेंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स टर्म आपको देखने को मिलेंगे तो ये जो ए बीटा इक्वल टू आप 1 लिख रहे हैं ना, इसके लिए कंडीशन को अगर मैं प्रॉपर वे में लिखूं, जो एक्चुअल कंडीशन है, तो देखिए एक्चुअल कंडीशन होती क्या है। तो एक्चुअल कंडीशन आपकी ये होती है कि मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। और मॉड ऑफ ए बीटा, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं रफ में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दे दूं, सपोज करिए ए प्लस जे बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मॉड का मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कई बार, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिर्फ मॉड 1 होने से ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि ए बीटा इक्वल टू 1 है। मॉड 1 होने के साथ साथ एंगल को भी क्या होना होगा, 0 डिग्री होना होगा, तभी तो आपका ए बीटा 1 हो पाएगा कंप्लीटली, ठीक है ना। तो एंगल 0 डिग्री हो और साथ साथ में मॉड ऑफ ए बीटा क्या हो, 1 हो, कोई एंगल ना हो मतलब। तो सिंपल सी बात है कि एंगल ऑफ ए बीटा, अब यहां पर भी एक पॉइंट है, 0 डिग्री का मतलब क्या है। देखिए 0 डिग्री में या सिंपल कोई भी एंगल हो, उसमें अगर मैं 360 ऐड करूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है 360 पे। आपको पता होना चाहिए
कि 360 डिग्री ऐड करने से या 2 पाई रेडियन ऐड करने से किसी एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप 360 ऐड करते जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब यह है कि एंगल ऑफ ए बीटा या तो 0 डिग्री मिल जाए, या तो 360 डिग्री मिल जाए, या तो 720 डिग्री मिल जाए। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं आगे। तो इसे आप एक्चुअल में लिखते हैं 2n पाई, और आप प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू जो होगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं प्लस माइनस 0 हो जाएगा n की वैल्यू 0 पर, n की वैल्यू 1 पे हो जाएगा प्लस माइनस 2 पाई, जिसे आप डिग्री में लिखेंगे तो प्लस माइनस 360 डिग्री। n की वैल्यू 2 पर प्लस माइनस 4 पाई, जिसे आप डिग्री में लिखेंगे तो प्लस माइनस 720 डिग्री एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा आपका। तो ये एक्चुअल में जो दो कंडीशन हमने पढ़ी हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसे हम लोग बार्क-हुसेन कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तभी ऑसिलेटर जो है वो वर्क कर पाता है। तो एक तरह से वर्किंग प्रिंसिपल है ऑसिलेटर का, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रीवियस लर्निंग आउटकम में शो किया है कि जब तक ऑसिलेटर के लिए ए बीटा 1 नहीं होगा, तब तक ऑसिलेटर जो है वो अपना इनपुट जनरेट नहीं कर पाएगा, तो आउटपुट कैसे देगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर बार्क-हुसेन कंडीशन तो सिर्फ इतनी है, लेकिन एग्जाम में अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। यहां पर देखिए होता क्या है बेसिकली, कि होनी तो सिर्फ इतनी कंडीशन चाहिए थी, लेकिन अगर मैं कुछ केसेस लेकर चलूं यहां पर, सपोज करिए केस 1, सपोज करिए अगर मैं ए बीटा को लेस देन 1 लेकर चलता हूं, तब क्या प्रॉब्लम होगी। तो केस 1 हमारा क्या है, मॉड ऑफ ए बीटा लेस देन 1। तो देखिए ए बीटा लेस देन 1 होने से क्या प्रॉब्लम होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो साइनोसॉइडल आउटपुट आपको मिलने वाला है, साइनोसॉइडल सिग्नल आपको मिलने वाला है। सिंपल आप साइन वेव मान लीजिए, साइन वेव आपको मिलने वाली है। तो जब ए बीटा लेस देन 1 होगा तो साइन वेव तो मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन आपको नहीं मिलेगा। ये सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है, ये भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप क्या बोलेंगे, इन दिस केस आउटपुट विल बी साइनोसॉइडल विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। आउटपुट आपका साइनोसॉइडल तो होगा, बट आपको डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ मिलेगा। अगर यहां पर मैं एक सिंपल सा शेप का आपको एग्जांपल दे दूं, तो आप देख सकते हैं आपको साइन वेव तो मिल रही है, काइंड ऑफ साइन वेव मिल रही है आपको, बट डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड लगातार आपका डिक्रीज होता चला जाएगा और फाइनल आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन नहीं कहलाता है। यहां पर आपको ऐसा ऑक्सीलेशन मिलना चाहिए जहां पर आपको कंटिन्यूअसली साइन वेव मिलती चली जाए, ठीक है, डिक्रीज नहीं होना चाहिए एम्पलीट्यूड। तो ये आपका केस 1 होता है। अगर मैं यहां पर केस 2 की बात करूं, अगर आपने गलती से मॉड ऑफ ए बीटा ग्रेटर देन 1 कर दिया, तब क्या होगा। तो इन दिस केस आउटपुट विल बी साइनोसॉइडल, ये तो होगा ही, विथ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। आपका एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। और इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड का भी अपना डिसएडवांटेज है, स्पेशली जब आप कंट्रोल सिस्टम ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको वहां क्लियरली समझ में आता है कि इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होता जाएगा तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर होता चला जाएगा एम्पलीट्यूड आपका इन्फिनिटी, जो कि अनवांटेड है, ठीक है। तो ये भी एक अनवांटेड कंडीशन है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए अगर यहां पर हम लोग एक डायग्राम बनाएं, तो बेसिकली अगर मैं आपको यहां पर आइडियल सिचुएशन बताऊं, तो आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए, आपका इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड बनते चला जाना चाहिए, लगातार वो इंक्रीज होना चाहिए। पहले मैं एक बार आइडियल सिचुएशन आपके लिए ड्रॉ करता हूं। तो आइडियल सिचुएशन हमारी क्या होनी चाहिए कि ये लगातार आपका क्या होता चला जाए, इंक्रीज होता चला जाए, ठीक है। ये आपका होना चाहिए आइडियल केस में। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि जैसा हम लोगों ने बीजेटी या फैट में पढ़ रखा है कि जो बाइसिंग सप्लाई होती है ना, जो आप वीसीसी वगैरह अप्लाई करते हैं, उससे ज्यादा कोई वोल्टेज जा ही नहीं सकता। मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्लस वी सेट
या माइनस वी सेट उतनी ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती है, इनफिनाइट तक वो बढ़ती नहीं चली जाएगी। बाइसिंग सप्लाई से ऊपर कोई भी वोल्टेज आपका नहीं जा सकता है, ठीक है। नो डाउट ये आपकी बार्क-हुसैन कंडीशन नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो यहां पर आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करूं तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होगा, स्टार्ट में वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जब तक वो बाइसिंग सप्लाई तक ना पहुंच जाए तब तक थोड़ा थोड़ा आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगा यहां पर, लेकिन उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू पर फिक्स हो जाएगी। मींस उसके बाद आपको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिलने लगेगी, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा इंक्रीज जरूर होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए बीटा ग्रेटर देन 1 उसमें आपको अप टू इनफिनाइट तक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका जो केस है वो आइडियल केस है, जो कभी भी आपको नहीं मिलता है प्रैक्टिकली, और ये आपका जो केस है वो प्रैक्टिकल केस है, क्योंकि कोई भी आउटपुट वोल्टेज बाइसिंग सप्लाई से ऊपर इंक्रीज नहीं हो सकता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बार्क-हुसैन कंडीशन का मतलब मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल टू 1 ही लिखना है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम डिस्कस करें तो मॉड ऑफ ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करूं तो मॉड ऑफ ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल ऑक्सीलेशन है, जो सस्टेन ऑक्सीलेशन है, वो ए बीटा इक्वल टू 1 पर ही आपको मिलेगा आइडियल केस में। तो केस नंबर जो 3 है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केस नंबर 3 जब मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल टू 1 होगा तो यहां पर आपको मिलेगी प्योर साइन वेव। तो मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल टू 1 पर आपको मिलता है प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल आउटपुट में, और इसे ही हम कहते हैं सस्टेन ऑसिलेशन, और यही आपका स्टैंडर्ड केस होता है, यही होती है आपकी बार्क-हुसैन कंडीशन। मॉड ऑफ ए बीटा शुड बी इक्वल टू 1 एंड एंगल ऑफ ए बीटा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एनी इंटीजर वैल्यू, ताकि वो 2 पाई का ही मल्टीपल बना रहे, ठीक है। क्लियर अच्छे से। तो आई होप ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।